हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है एंड मैंने काफ़ी सारी क्वालिफिकेशंस ले रखी है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, डीसा, डीआईआरएम, रजिस्टर्ड वैल्यू, सर्वेयर, लॉस असेसर, सेबी सोशल ऑडिटर, एमकॉम, बीकॉम और यूजीसी एनईटी। एंड इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अलग अलग लॉज है जिसमें है ना रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कंपनीज लॉ हो गई, इनकम टैक्स एक्ट है, सेबी है, आईबीबीआई है। इसके अलावा इंड एस और आईएफआरएस में भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिक्वायरमेंट है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से एक्ट में कहाँ कहाँ किस किस तरीका से कवर्ड है। एंड हालांकि मैं जितना मैं बताने वाला हूँ, इसके अलावा हो सकता है कि और भी ऐसे काफ़ी सारे लॉज हो और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हो जो मैंने शायद से इस वीडियो में मैं मिस कर जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि इसका स्कोप और ज़्यादा ब्रॉड हो। तो इस वीडियो में मैं स्कोप ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। एंड कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेसिफिकली बोला हुआ है थ्रू सेक्शन 247 कि कंपनीज एक्ट में जितने भी वैल्यूएशंस होंगे उसे सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड वैल्यू ही वैल्यू कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ का वैल्यूएशन करना होगा, रजिस्टर्ड वैल्यू ही वैल्यू कर पाएंगे। फिर इसमें आपका सेक्शन 62(1)(c) है, जिसमें ये बताया हुआ है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के केसेस में वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है, जो कि रजिस्टर्ड वैल्यू ही वैल्यू करेंगे। इसके अलावा बिजनेस कॉम्बिनेशंस एंड अमलगमेशंस हो गया, बिजनेस मर्जर्स हो गया अंडर सेक्शन 232, तो उसको आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट किस तरीका से है उसमें। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट्स के केसेस में भी वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आप डिटेल में चाहे तो सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 232 सबसेक्शन 3H आप पढ़ सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट में जो मुझे पता चला है कि कंपनीज एक्ट में ये सारे पॉइंट्स है जहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट है। कंपनीज एक्ट के अलावा आपके फिर इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिक्वायरमेंट है। इसमें जैसे कि है रूल 11 UA। रूल 11 UA में काफ़ी सारे सब सेक्शंस है, सब रूल्स आएंगी। एंड जैसे कि अगर अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जैसे मैं इशू का बात नहीं कर रहा हूँ, जब अगर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप शेयर होल्डर हैं, अगर आप शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी और को, तो उस केस में 11 UA 1 एप्लीकेबल हो जाता है। एंड उसके हिसाब से देखा जाता है कि शेयर का वैल्यू क्या होना चाहिए। एंड इसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि फिर कैपिटल गेन कितना पोर्शन होगा, किसके हाथ में कितना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट होगा। तो ये 11 UA 1 में बताया जाता है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। फिर जब इशू करते हैं, लाइक कि कंपनी जब इशू कर रही होती है शेयर, तो उस केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी वैल्यूएशन सजेस्ट करती है अंडर अंडर रूल 11 UA 2, जिसके बेसिस पे फिर पता चलता है कि कितना पोर्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होना चाहिए। लाइक कि अगर कोई शेयर इशू कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्राइस में, एंड फिर पता चलता है कि नहीं, कि ये प्राइस नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। तो मार्केट वैल्यू से जितना ऊपर ज़्यादा में ना शेयर को इशू किया गया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ट्रीट किया जाता है कंपनीज के हैंड में। तो उस केसेस में भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट रहता है। फिर इसके अलावा 11 UAE, अगर स्लम्प सेल का केस है, तो स्लम्प सेल के केस में भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट रहता है। फिर इसके अलावा ईसॉप का जो कैलकुलेशन होता है, लाइक कि वेस्टिंग पीरियड के दौरान में भी चाहे तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर हायर किया जा सकता है ये वैल्यू करने के लिए शेयर्स को। इसके अलावा जब टैक्स इम्प्लीकेशन आता है एकदम एक्चुअल टाइम में, यानी कि जब जो वेस्टेड शेयर्स जो होते हैं उसे एक्सरसाइज किया जाता है, तो उस समय परक्यूसिट का कैलकुलेशन के लिए भी वैल्यूएशन का रिक्वायरमेंट होता है, जिसके लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सारे कुछ केसेस है जो मुझे पता चला, जिसके बेस जहाँ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर इनकम टैक्स एक्ट के अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया भी स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा हुआ है कि अगर उसके अंदर उनके एक्ट के अंदर में अगर कोई भी वैल्यूएशन होता है, तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही वैल्यू करेंगे। कुछ केसेस है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस केसेस में रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज या फिर है ना अमलगम कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट होता है विद द क्रेडिटर्स और द मेंबर्स, तो उस केसेस में वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट होता है। फिर कोई कॉर्पोरेट डेटर है जो कि अंडर गोइंग लिक्विडेशन है, तो उसके लिए भी वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट होता है। फिर इसके अलावा कॉर्पोरेट डेटर अंडर गोइंग फास्ट ट्रैक प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अगर वो भी अंडर गोइंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट रहता है। फिर कॉर्पोरेट डेटर अंडर गोइंग वॉलेंट्री लिक्विडेशन के केसेस में भी वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट है। फिर इंडिविजुअल गारंटर्स टू द कॉर्पोरेट डेटर्स एंड मेंबर्स, उस केसेस में भी वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट है। फिर सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 आता है, जहाँ पे अंडर वैल्यूएशन का केसेस होता है, तो उस केसेस में भी वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट है।
फिर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करते हैं तो रेगुलेशन 3(1)(b)(2) में भी ये बताया हुआ है कि वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट है, मतलब कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिक्वायरमेंट होगा वैल्यूएशन करने के लिए। तो ये सारे कुछ केसेस है आईबीबीआई के अंडर में जहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आईबीबीआई के बाद में आता है आपका सेबी लॉज। पहले सेबी लॉज में क्या होता है कि सिर्फ मर्चेंट बैंकर्स ही वैल्यूएशन कर सकते थे, लेकिन अब लॉज में अमेंडमेंट कर दिया है काफ़ी जगह, तो फिर अब मर्चेंट बैंकर के साथ साथ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स भी सेबी लॉज के अंडर में वैल्यूएशन कर सकते हैं। फिर सेबी लॉज के बाद में आते हैं हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए एज पर इंड एस एंड आईएफआरएस, एंड इसमें आपके अलग अलग इंड एसेस है जिसके बेसिस पे वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है। एंड जैसे कि इंड एस 16 हो गई, 38 हो गई, 102, 103, 109, ये सारे के अंडर में वैल्यूअर्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो ये सारे काफ़ी सारी केसेस थी जिसके बेसिस पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिक्वायरमेंट है एज पर द कंपनीज एक्ट, सेबी लॉ, आईबीबीआई, इनकम टैक्स एक्ट, फिर आप इंडियस एंड आईएफआरएस। एंड ये कुछ कुछ केसेस है जो मैंने कवर किए हैं, हो सकता है कि इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस है जो मैंने इसमें कवर नहीं की है। तो एंड काफ़ी सारे केसेस मैंने पर्सनली डील की है, तो मुझे पता है कि हाँ कि ये सारे केसेस में रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड देखा जाए तो फीस भी इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो स्कोप बहुत है रजिस्टर्ड वैल्यूअर में। एंड इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर अभी एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी वैल्यूएशन रूल्स है। एंड जैसे ही ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद में जितने भी सारे एक्ट्स होंगे, करीब करीब 15 to 20 एक्ट्स होंगे जिसमें मैंडेटरीली ये बोला जाएगा कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर को ही वैल्यूएशन करना होगा। तो उस समय असाइनमेंट्स की जो क्वांटिटी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। एंड बाकी कमेंट करके आप बताइएगा कि आपके हिसाब से और क्या क्या एवेन्यूज़ है रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए, ताकि मैं उसके को भी वो सब फील्ड्स को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करके बता पाऊँ कि हाँ कि ये सारे फील्ड भी है जिसमें रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बता फीडबैक दीजिएगा। एंड बाकी लोगों के साथ में इसे शेयर करके उन्हें भी बताइएगा कि एक नया फील्ड है रजिस्टर्ड वैल्यूअर जिसमें स्कोप ऑफ अर्निंग काफ़ी अच्छी है। आई होप आपको ये पसंद आया हो ये वीडियो। थैंक यू।